हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोग सभी स्टूडेंटों का सत्यम केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। अब देखो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में आप लोग को बताया था, जिसमें हमने ये बताया था ऑस्मेटिक प्रेशर से रिलेटेड जो था वो हमने बताया था। आपका जो भी लॉ था वो वान टॉफ का, और उसके बाद हमने उस पर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। आज देखो जो बच्चों हम टॉपिक बताने जा रहे हैं वो आपका लिक्विड सॉल्यूशन से है। कैसा है? लिक्विड सॉल्यूशन से है। और ये लिक्विड सॉल्यूशन को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन का नाम भी देते हैं। मतलब कि बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे और बाइनरी सॉल्यूशन से रिलेटेड लॉ के बारे में जानेंगे। ये अब यहाँ पर हम देखते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले तो देखिए बच्चों, लिखा हुआ है टॉपिक लिक्विड सॉल्यूशन, जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन पे आते हैं बच्चों। देखिए डिफिनेशन क्या कहता है? कहता है द सॉल्यूशन विच इज फाउंड बाय मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड्स। मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड्स, याद रखिएगा बच्चों, अगर दो लिक्विड कंपोनेंट से, या कह सकते हैं दो वोलाटाइल कंपोनेंट से अगर मिलकर कोई सॉल्यूशन रेडी होता है तो उस सॉल्यूशन को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन या लिक्विड सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसको लिक्विड सॉल्यूशन कहिए या बाइनरी सॉल्यूशन कहिए। जैसे एग्जांपल्स में हम लेते हैं, जैसे बेंजीन और टॉलिन का मिक्सचर बच्चों, है ना, या फिर कहते हैं एसीटोन और इथेनॉल का मिक्सचर। ये सब क्या, दो लिक्विड्स है और दो लिक्विड्स मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, जिस सॉल्यूशन को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। एसीटोन की मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, CH3COCH3, इथेनॉल C2H5OH, टॉलिन C6H5CH3 और बेंजीन C6H6। तो ये बच्चों इनका फार्मूला जो है वो भी हमने इंडिकेट कर दिया है। अब बच्चों आते हैं रॉल्ड्स लॉ फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। क्या आते हैं? रॉल्ड्स लॉ फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। देखो बच्चों, ये जो लिक्विड सॉल्यूशन है जिसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, इस पर रॉल्ड्स ने क्या किया है? अपने एक लॉ दिया है। उस लॉ के बारे में यहाँ पर जानेंगे बच्चों। तो क्या कहता है देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है रॉल्ड्स लॉ स्टेट दैट। रॉल्ड्स लॉ क्या बता रहा है? फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स, यानी कि वोलाटाइल लिक्विड्स यानी कि एक किसके लिए है बच्चों? तो लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। क्या कह रहा है? द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी कि जो दो लिक्विड से मिलकर सॉल्यूशन बने हैं उनके हर एक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है बच्चों, वो क्या होता है? इक्वल होता है किसके? मल्टीपल ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, है ना। किसके? तो उसी कंपोनेंट्स के जो वेपर प्रेशर है और जो मोल फ्रैक्शन है उसके मल्टीपल का इक्वल होता है बच्चों, जो ये है रॉल्ड्स लॉ। तो इसको आप नोट करेंगे और इसका हम एक्सप्रेशन आपको बताते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। अब हम यहाँ पर जो बाइनरी सॉल्यूशन है उसके लिए जो रॉल्ड्स लॉ ने दिया था उस पर अब हम इसका एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। कैसे इसका एक्सप्रेशन बनाएंगे बच्चों? तो देखिए हम क्या करते हैं एक्सप्रेशन बनाने के लिए बच्चों। सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि दो जो कंपोनेंट है सॉल्यूशन का, क्या लेट कर लेते हैं बच्चों? ए और बी। मतलब कि लेट कर लिया हमने कि किसी भी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स बाइनरी सॉल्यूशन के कौन कौन है? ए और बी हैं। फिर देखिए नीचे बच्चों, ये पार्शियल प्रेशर भी हमने लेट कर लिया है। ए और बी का क्या क्या है रिस्पेक्टिवली? पीए और पीबी, यानी पीए जो हो गया पार्शियल प्रेशर पी का हो गया और बी का हो गया पार्शियल प्रेशर पीबी। उसके बाद हमने फिर एक लेट किया बच्चों। क्या लेट किया? वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी एज रिस्पेक्टिवली कितना? P0 ए और P0 बी, यानी ए का जो वेपर प्रेशर है बच्चों वो क्या है? तो P0 ए और बी का जो वेपर प्रेशर है वो क्या है? P0 बी। इसके बाद हमने बच्चों फिर लेट कर लिया क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। मोल फ्रैक्शन ए का क्या है बच्चों? XA और बी का क्या है? XB। तो ये बच्चों आपने देखा कि यहाँ पर हमने लेट कर लिया। तो इसी तरह से अगर ए का हम यहाँ लेते हैं पार्शियल प्रेशर PA, बी का पार्शियल प्रेशर PB, ए का वेपर प्रेशर P0 ए, बी का वेपर प्रेशर P0 बी, और ए का मोल फ्रैक्शन XA और बी का मोल फ्रैक्शन XB। देन अब सबसे यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ रॉल्ड्स लॉ से हम चलने वाले हैं बच्चों। तो रॉल्ड्स लॉ से क्या कहता है कि जो वेपर जो पार्शियल प्रेशर है बच्चों ए का PA, वो किसके इक्वल होना चाहिए बच्चों? तो ए का जो पार्शियल प्रेशर PA है वो इक्वल होना चाहिए किसके? तो वो इक्वल होना चाहिए मल्टीपल ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यानी कहने का मतलब है बच्चों कि पार्शियल प्रेशर ए का अगर PA है तो PA इक्वल किसके हो जाएगा? तो अपने वेपर प्रेशर P0 ए और अपने मोल फ्रैक्शन XA के मल्टीपल के इक्वल हो जाएगा। यानी PA इक्वल टू हो जाएगा बच्चों P0 ए इंटू XA। उसी तरीके से सिमिलरली क्या हो जाएगा बच्चों? PB इक्वल टू क्या हो जाएगा? P0 B इंटू XB, क्योंकि B का पार्शियल प्रेशर PB, उसका वेपर प्रेशर P0 B और उसका मोल फ्रैक्शन XB। तो PB इक्वल टू P0 B इंटू XB। ये रॉल्ड्स साहब का कहना था बच्चों।
ठीक है। अब थोड़ा सा इस रॉल्ट साहब के लॉ में हमने यहाँ पर एक डाल्टन्स की थ्योरी को भी फॉलो कराया है। डाल्टन्स थ्योरी बच्चों, डाल्टन्स का जो थ्योरी है उस डाल्टन्स थ्योरीज ने अपने बताया है कि किसी भी सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होता है बच्चों, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट्स। यानी कहने का मतलब है बच्चों कि अगर हम डाल्टन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो किसी भी सॉल्यूशन का टोटल जो प्रेशर होता है बच्चों वो क्या होता है, इक्वल होता है किसके, तो उसके सारे कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। यानी हम लिख सकते हैं देयरफॉर P इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, PA प्लस PB। तो यहाँ तक बच्चों नोट करेंगे, इस एक्सप्रेशन को हम आगे लेकर चलते हैं। तो देखो बच्चों, अभी हमने डाल्टन थ्योरीज के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा, P जो था वो वैल्यू किसके इक्वल था, PA प्लस PB के इक्वल था। तो यहाँ पर हम लिख सकते थे फॉर P इक्वल टू वैल्यू, तो PA का वैल्यू कितना था बच्चों, P नॉट A इंटू एक्स है, और प्लस PB का वैल्यू कितना था, P नॉट B इंटू एक्स भी लिख दिया बच्चों। अब यहाँ ध्यान देना, सिंस हमने लिखा एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, इसलिए बच्चों क्योंकि आपको पता है कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का दो जो कंपोनेंट्स है सॉल्यूट सॉल्वेंट, उनके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, कितना का, 1 का होता है। तो एक्स ए और एक्स बी का सम कितना होना चाहिए, 1 की इक्वल होना चाहिए। तो एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, 1 माइनस एक्स बी, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, P नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी और प्लस P नॉट बी इंटू एक्स बी। तो अब देखो बच्चों इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो P नॉट ए हो जाएगा माइनस का साइन आगे लग जाएगा, P नॉट ए इंटू एक्स बी हो जाएगा प्लस P नॉट बी इंटू एक्स बी। दोनों में एक्स बी कॉमन है बच्चों, हम ले लेंगे कॉमन। तो अब देखो अगर इस ये पॉजिटिव इसकी वैल्यू अगर आगे रखोगे तो क्या हो जाएगा, P नॉट ए प्लस P नॉट बी माइनस P नॉट ए इंटू एक्स बी। तो ये जो थ्योरी पूरा सॉल्व हुआ, ये टोटल प्रेशर ऑफ क्या बताएगा बच्चों, तो बाइनरी सॉल्यूशन बताएगा, इसको आप नोट करेंगे। तो देखो बच्चों, बाइनरी सॉल्यूशन के बाद हम लोग जानेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों शुरू करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, तो देखो आइडियल सॉल्यूशन का जो डिफिनेशन करता है बच्चों, कह सकते हो कि एन आइडियल सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन in which each component obey Raoult's law under all condition of temperature and concentration। यानी कि वैसे सॉल्यूशन को आप आइडियल सॉल्यूशन कहोगे जिसका हर एक कंपोनेंट हर एक कंडीशन में, हर एक टेम्परेचर में, हर एक कंसंट्रेशन में क्या करता हो, तो रॉल्ट्स के लॉ को ओबे करता हो, यानी उसका पालन करता हो, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी बच्चों, इसका प्रॉपर्टीज यही हो जाएगा कि अगर आइडियल सॉल्यूशन का कंपोनेंट अगर ए और बी है तो उसको बिल्कुल ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, P A इक्वल टू P नॉट ए इंटू एक्स होना चाहिए, और P B इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, P नॉट बी इंटू एक्स बी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं, क्या कहता है, सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टोलिन एंड सॉल्यूशन ऑफ नॉर्मल बेंजीन एंड क्या, सॉरी नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। तो बच्चों ये सब एग्जाम्पल्स क्या है आइडियल सॉल्यूशन के, क्योंकि ये सारे जब सॉल्यूशन बनते हैं तो इसका हर एक कंपोनेंट्स रॉल्ट्स के लॉ को क्या करता है, ओबे करता है, ठीक है बच्चों। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं बच्चों, ये ध्यान देना है, वो है ग्राफ। हम यहाँ पर अब ग्राफ दिखाने जा रहे हैं, रॉल्ट्स ने आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या ग्राफ बनाया है। तो देखो बच्चों यहाँ ध्यान से देखना, हमने इस ग्राफ में इस पॉइंट को देखो बच्चों, हमने यहाँ पर और एक यहाँ पर जो पॉइंट है यहाँ पर हमने एक्स ए इक्वल टू 1 लिखा, तो एक्स बी क्या है, 0, क्योंकि आपको पता है बच्चों, आपको क्या पता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। तो अगर जिसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 हो जाएगी तो दूसरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो दूसरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि इसको एक ही के इक्वल होना है। अब देखो यार एक्स इक्वल टू 1 है तो एक्स बी क्या बच्चों, 0 है, यानी यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ये जो बी है वो बिल्कुल ही प्योर कंपोनेंट्स में है, जिसका मोल फ्रैक्शन यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है बच्चों। अब देखो, और यहाँ एक्स इक्वल टू 0 यानी एक्स बी 1 है, यानी कि वहाँ प्योर कंपोनेंट्स आपका ए है, जहाँ पर उसका कोई मोल फ्रैक्शन नहीं है बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान देना, हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने P नॉट ए दिखाया, यानी एक्स ए का जो है ना, कह सकते हैं प्योर कंपोनेंट ऑफ क्या है, ये आपका क्या कहा जाता है, प्योर कंपोनेंट्स ऑफ बी है, ए है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा बच्चों कि ये जो पॉइंट से यहाँ पर जो P नॉट ए आ रहा है, ये P नॉट ए क्या है बच्चों, तो P नॉट ए इसका किसका वेपर प्रेशर, किसका, ए का, और यहाँ P नॉट बी यानी किसका प्रेशर है, बी का बच्चों। तो देखो यहाँ ध्यान देना है, जो प्योर कंपोनेंट्स ए है जिसकी वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो यहाँ हमने इस ग्राफ से इसको यहाँ पर मिलाया है, तो ये क्या बता रहा है बच्चों, P नॉट बी को बता रहा है, यानी कि यहाँ पर P नॉट बी को इसलिए क्योंकि ये P नॉट बी और यहाँ से इस रेखा को यानी इस लाइन को जो हमने बनाया बच्चों, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, तो ये PB को इंडिकेट कर रहा है, PB को इंडिकेट कर रहा है बच्चों, क्योंकि PB इक्वल टू क्या होता है, P नॉट बी इंटू P नॉट बी इंटू एक्स बी, लेकिन एक्स बी यहाँ 0 है, कोई वैल्यू नहीं है,
ठीक इसी तरीके से एक्स ए इक्वल टू यहाँ 0 है बच्चों, तो इसको हमने इस पॉइंट को पी नॉट ए से मिलाया है, जो क्या बता रहा है, पी ए बता रहा है वैल्यू, है ना। तो पी ए और पी बी ये दोनों का देख रहे हैं आप, ये क्या बता रहा है, रॉल्स के द्वारा एक लाइन दिया गया है, स्ट्रेट लाइन दिया गया है, जो कि बता रहा है कि इसकी प्रेशर इतनी होनी चाहिए सॉल्यूशन में, वेपर प्रेशर, और इस दोनों पॉइंट को मिला देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये टोटल सम हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, इसका टोटल इक्विवेलेंट मिल जाएगा कि टोटल प्रेशर कितना है, तो P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी है बच्चों, ठीक है। तो याद रखना है कि यहाँ आपको लिखना है प्योर कंपोनेंट ऑफ ए लिखना है बच्चों, और यहाँ लिखना है प्योर कंपोनेंट ऑफ बी लिखना है, क्या लिखना है, बी लिखना है, और जिसका प्रेशर वहाँ पर आपको दिखा देना है उसी लाइनिंग पर। और याद रखिएगा एक्स ए की अगर वैल्यू 1 होगी तो एक्स बी क्या होगी, 0, क्योंकि जो प्योर कंपोनेंट होगा उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और उसकी दूसरे की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको नोट करते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, अब जानेंगे हम लोग यहाँ पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बच्चों। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या कहता है, तो व्हेन अ सॉल्यूशन डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन देन इट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि किसी भी कंसंट्रेशन के किसी भी रेंज में वो रॉल्स लॉ के ओवर नहीं करता हो, यानी उसको पालन नहीं करता हो, तो उसे आप क्या कहेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। इसकी प्रॉपर्टी जो है बच्चों वो क्या हो जाएगी कि अगर दो कंपोनेंट अगर ए एंड बी अगर आप लेट कर लेते हो तो पी ए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स हो जाएगा, और पी बी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखो बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन, सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, ये सब जो एग्जांपल्स आप देख रहे हैं बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ये सब रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों कि यहाँ पर हमने इसका डायरेक्टली ग्राफ इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसके अंदर क्या होगा कि जब रॉल्स लॉ का ये ओबे नहीं करेगा बच्चों तो क्या होगा, इसका जो कह सकते हैं कि जो आपका ग्राफ बनेगा बच्चों वो दो टाइप्स का बनेगा, या तो इसका जो प्रेशर है बच्चों या तो रॉल्स लॉ के दिए गए प्रेशर से ज़्यादा होगा या रॉल्स लॉ के दिए गए प्रेशर से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उसको तो ओबे कर नहीं रहा है। तो इसके लिए हमने यहाँ लिखा है डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या लिखा बच्चों, हेडिंग दिया है डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो लिखा हमने कि नॉन आइडियल क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग टू टाइप्स ऑफ डेविएशन। नॉन आइडियल दो टाइप के डेविएशन को दिखाते हैं बच्चों, कौन कौन, एक है पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा है नेगेटिव डेविएशन, इसको नोट करेंगे। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हम जानेंगे सबसे पहले दो डेविएशन में सबसे पहला डेविएशन है पॉजिटिव डेविएशन। क्या कहता है बच्चों, इसका डेफिनेशन पे ध्यान देंगे। कहता है व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन गिवन वेपर प्रेशर बाय रॉल्स लॉ। देखिए रॉल्स लॉ के द्वारा दिए गए जो प्रेशर है बच्चों, अगर उससे किसी सॉल्यूशन का प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। क्या बच्चों कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। तो इसके लिए देखिए ग्राफ हमने फिर से एक बार समझाया बच्चों। तो ये मोल फ्रैक्शन वेपर प्रेशर जैसा कि आइडियल सॉल्यूशन में हमने दिखाया था। तो जो स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं बच्चों, जो ब्लैक कलर का स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, ये क्या बता रहा है, तो ये रॉल्स लॉ के द्वारा जो है ना प्रेशर को बता रहा है। और ये जो ब्लू कलर के डॉटेड लाइन दिख रहा है बच्चों, ये डेविएशन हम आपको दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहा है, ये डेविएशन को दिखा रहे हैं। तो ध्यान देना बच्चों। अब यहाँ पर इसको आप ध्यान दो थोड़ा सा कि जो रॉल्स लॉ बता रहा है, जो रॉल्स लॉ के द्वारा प्रेशर दिया गया है उसकी सारी लाइनिंग डॉटेड लाइन से सब नीचे है। इसका मतलब कि जो पीए, अगर ये देखा जाए ये पीए है बच्चों, तो ये पीए जो है उससे देखिए इसका प्रेशर क्या दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है। ये जो डॉटेड लाइन है पीबी जो है उससे भी प्रेशर हाई जा रहा है। और जो टोटल जो प्रेशर हुआ सॉल्यूशन का P इक्वल टू पी ए प्लस पी, उससे भी ये ग्राफ क्या बता रहा है कि उससे हाई है। इसका मतलब कि पूरे सॉल्यूशन का ही नहीं, पूरे कंपोनेंट्स का भी क्या है बच्चों, तो वेपर प्रेशर क्या है जो है ना ज़्यादा हो रहा है। किससे, तो रॉल्स के द्वारा दिए गए लॉ से। इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव डेविएशन कहेंगे बच्चों। और इसमें सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड इथेनॉल, और एक आएगा बेंजीन एंड एसीटोन। और भी एग्जांपल हो सकते हैं बच्चों, इथेनॉल एंड जो है एसीटोन भी हो सकता है। तो ये जो है पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, इसको आप जल्दी से नोट करें। तो देखो बच्चों, पॉजिटिव डेविएशन के बाद है अब नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में क्या कहता है कि व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन गिवन वेपर प्रेशर बाय रॉल्स लॉ। अगर रॉल्स लॉ ने जितना प्रेशर दिया है उससे अगर किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाए बच्चों, तो उसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ देखिएगा बच्चों, यहाँ पर हमने जो बनाया है, तो इसमें आप ध्यान से देखिए, तो हमने नीचे दिखाया है। चाहे आप देखिए पीए का जो देखिए ग्राफ, तो पीए का जो ग्राफ देख रहे हैं वो भी देखिए नीचे से आ रहा है, इसके ऊपर नहीं जा रहा है। पीबी का देखिए, पीबी का भी बता रहा है डॉटेड लाइन नीचे। तो यानी जो स्ट्रेट ब्लैक कलर का लाइनिंग है बच्चों, वो रॉल्स के द्वारा दिए गए हैं प्रेशर को। और जो ब्लू कलर से हम दिखा रहे हैं वो डेविएशन दिखा रहे हैं। तो सारा डेविएशन देखिए लाइन के नीचे बता रहा है बच्चों। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर वेपर प्रेशर जो है पूरा सॉल्यूशन का साथ साथ कंपोनेंट्स का क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है बच्चों, घट रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव डेविएशन कहते हैं। और एग्जाम्पल्स जो होगा बच्चों यहाँ, क्लोरोफॉर्म एसीटोन का एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर का सॉल्यूशन, या फिर कह सकते हैं
सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। तो ऐसे ऐसे सॉल्यूशन इसमें इस्तेमाल होते हैं बच्चों जिनका नेगेटिव डेविएशन देखा जाता है। इसको नोट देखिए बच्चों, तो अब इसके बाद यहाँ पर हम जानेंगे एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में। तो देखो बच्चों, एबनॉर्मल मोलर मास में क्या होता है कि व्हेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सबस्टेंस determined by studying any of the colligative properties comes out to be different than the theoretical value, the substance is said to show abnormal molar mass। यानी कहने का मतलब है बच्चों कि होता क्या है कि जनरली हम किसी भी सबस्टेंस को सॉल्यूशन मिक्स करते हैं और हम उसको क्या करते हैं कि किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो होता क्या है कि अगर हम उसका डिटर्मिनेशन करने जाए मोलर मास, तो होता क्या है कि जो एग्जैक्टली उसका थ्योरेटिकल मोलर मास होना चाहिए उतना नहीं शो कर पाता है। जैसे फॉर एक अगर एग्जाम्पल है बच्चों कि हम अगर कहें NaCl का मोलर मास कितना होता है 58.5 ग्राम पर मोल। समझ रहे हो कैसे बच्चों? सोडियम का 23 एटॉमिक मास, क्लोरीन का 35.5, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाए 58.5 ग्राम। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों कि अगर हम कोई सॉल्यूशन में अगर साल्ट का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाले सॉल्यूशन का अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं कि साल्ट का न्यूमेरिकल्स में भी वैल्यू इतना ही आ जाए, हो सकता है इससे कम डिटरमाइन भी आपका हो सकता है। तो इसी जो चेंजिंग कहा गया बच्चों, इसी चेंजिंग को कहा गया है एबनॉर्मल मोलर मास, और सॉल्यूशन के इस बिहेवियर को कहते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन। नोट पॉइंट ध्यान देना, सॉल्यूशन के इस बिहेवियर को क्या कहते हैं? एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों, अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों होता है, एबनॉर्मल मोलर मास क्यों ऑब्जर्व होता है किसी सॉल्यूशन में? तो इसका दो कारण है बच्चों। पहला कारण क्या है कि व्हेन द सॉल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन इन द सॉल्यूशन, यानी कि वो सॉल्यूशन के अंदर जाकर उसके अंदर जुड़ता है, यानी कि सॉल्वेंट के पार्टिकल से जाकर सॉल्यूट मिक्स होता है, इसलिए ऐसा होता है। और दूसरा बच्चों इसलिए होता है कि व्हेन द सॉल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन, तो एसोसिएशन का मतलब बच्चों जाकर उसके साथ जुड़ जाना, सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट का जाकर जुड़ जाना। लेकिन डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है बच्चों कि जैसे ही सॉल्वेंट में सॉल्यूट गया वैसे ही वो जाकर उसके अंदर ब्रेक हो गया। तो ब्रेक हो गया यानी अपने पार्टिकल्स में अलग अलग हो गया। तो वहाँ पर भी क्या होता है बच्चों, एबनॉर्मल उसका बिहेवियर शो होता है, एबनॉर्मल मोलर मास शो होता है, और सॉल्यूशन में एबनॉर्मल बिहेवियर देखा जाता है। तो बच्चों अब इस पर जो एबनॉर्मल बिहेवियर है, इस पर वान टॉप ने अपना एक फैक्टर निकाला है। इस फैक्टर के बारे में भी यहाँ पर जानेंगे बच्चों। तो क्या कहता है, ध्यान देंगे कि टू कैलकुलेट एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, वान टॉप इंट्रोड्यूस अ फैक्टर आई, यानी कि वान टॉप ने एक फैक्टर आई निकाला है ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन के लिए, जिसको हम लोग वान टॉप फैक्टर भी कहते हैं। और जो आई की वैल्यू होती है बच्चों वो क्या होती है, यहाँ देखेंगे आई इज इक्वल टू होता है नॉर्मल मोलर मास बाई एबनॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास बाई एबनॉर्मल मोलर मास। और इसका एक और डेरिवेशन क्या है, आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसको नोट करेंगे बच्चों। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, तो वान टॉप फैक्टर का एक्सप्रेशन नोट करेंगे ना। एक्सप्रेशन में क्या बता रहे हैं बच्चों कि हम लेट कर लेते हैं कि एक मोल किसी इलेक्ट्रोलाइट का जो है सॉल्यूशन में एन आयन फॉर्म करता है। कितना आयन फॉर्म कर रहे हैं? एन आयन। और डिसोसिएशन जो अमाउंट है बच्चों वो कितना है? एक्स है। तो नॉन डिसोसिएशन अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चों? तो 1 मोल में अगर एक्स डिसोसिएट हो जा रहा है तो नॉन डिसोसिएट कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स हो जाएगा बच्चों। और टोटल आयंस कितने हो जाएंगे? तो जो आयंस निकल रहे हैं और डिसोसिएशन अमाउंट यानी n इंटू क्या हो जाएंगे बच्चों? x हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, यानी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी वान टॉप फैक्टर आई अब निकालने जा रहे हैं बच्चों। तो क्या हो जाएगा? डिसोसिएशन अमाउंट बट और प्लस नॉन डिसोसिएशन अमाउंट, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल पार्टिकल्स पता चल जाएगा। तो नॉन डिसोसिएशन कितना है? 1 माइनस एक्स, और डिसोसिएशन और टोटल आयंस कितना है? n इंटू एक्स। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स प्लस n इंटू एक्स। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, तो हम क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दोनों में देखिए बच्चों x कॉमन था, दोनों में बच्चों क्या है? x कॉमन है। x कॉमन है तो x कॉमन है तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो x कॉमन है तो लिख देंगे हम क्या, तो देखो 1 माइनस यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू है निगेटिव वैल्यू है, तो n माइनस क्या हो जाएगा 1, इधर क्या हो जाएगा इंटू x, यानी x अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है। और अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो देखो बच्चों वान टॉप फैक्टर जो है टोटल जो है यहाँ पर आई का जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो आई इज इक्वल टू क्या था? 1 माइनस एक्स प्लस एन इंटू एक्स। अब यहाँ पर देखिए हमने इसमें जब कॉमन ले लिया एक्स तो हो जाएगा एन माइनस वन इंटू एक्स हो जाएगा। और यहाँ -1 हम इसलिए किए बच्चों क्योंकि देखो होता क्या है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम लोग 1 लेकर चलते हैं ना, और उसमें से वान टॉप फैक्टर बताता है जो टोटल डिसोसिएट या एसोसिएट हो रहा है, तो इसलिए उसको हम क्या करते हैं, उससे हम माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं? उससे 1 माइनस करके चलते हैं ना। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या वैल्यू हो जाएगी बच्चों? i माइनस 1, y माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा? i माइनस 1 बाई n माइनस 1।
तो ये बच्चों प्रूफ हो गया वांट ऑफ फैक्टर। तो बच्चों इससे क्या निकाल लिया हम, x क्या है, तो डिसोसिएशन अमाउंट कितना डिसोसिएट हो रहा है सॉल्यूशन में, उसका अमाउंट हम ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे ही एसोसिएट्स भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर वीडियो में हमने आपको जो भी बताया, या बाइनरी सॉल्यूशन, या आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, या डेविएशन, और या लास्ट में आप नॉर्मल मोलर मास और वांट ऑफ फैक्टर, जिसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। और इससे संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होगा बच्चों तो कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।